Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video, we will discuss some static question for your ESIC exam, which will help you in scoring good marks in GS sections. इस वीडियो में हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले ESIC एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा. दिस इज सेट 2, ये सेट दूसरा है. अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लें. रामनाथ कोविंद इज द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो रामनाथ कोविंद इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं. रामनाथ कोविंद कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यूपी से बिलोंग करते हैं. अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और टिट्यूलर हेड ऑफ द इंडिया भी कहते हैं. सो हु इज़ द टिट्यूलर हेड ऑफ इंडिया? सो प्रेसिडेंट को ही टिट्यूलर हेड भी कहा जाता है. ठीक है, और प्रेसिडेंट बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 साल होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए. और एज पर आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट. सो आर्टिकल 52 में ऐसा कहा गया है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए. और अगर हम लोग बात करें कुछ स्टैटिक हिस्ट्री की बात करें तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो थी प्रतिभा पाटिल. प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि 12th प्रेसिडेंट थी. तो 12th ये नंबर भी याद रखें. और ये जो प्रतिभा पाटिल थी ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ राजस्थान भी थी. तो राजस्थान की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो भी प्रतिभा पाटिल थी. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू? सो प्रोड्यूसर के मामले में सबसे टॉप पे कौन है? तो चाइना है. और इंडिया, हमारा भारत जो है वो सेकंड पे आता है प्रोड्यूसर के मामले में. और अगर एक्सपोर्टर की बात करें कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ तंबाकू कौन है, सो एक्सपोर्टर में सबसे टॉप पे आता है ब्राजील और सेकंड में ही भारत आता है. सो एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर दोनों के मामले में भी भारत सेकंड नंबर पे है, लेकिन प्रोड्यूसर में चाइना टॉप पे है और एक्सपोर्ट में ब्राजील टॉप पे है. ठीक है, और नो तंबाकू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो नो तंबाकू डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, नो तंबाकू डे. और रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही नो स्मोकिंग डे भी सेलिब्रेट किया गया 9 मार्च को. और पहला स्टेट कौन है जो स्मोक फ्री हो गया है? तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जो कि स्मोक फ्री डिक्लेयर किया गया है हमारी गवर्नमेंट द्वारा. ठीक है, और अगर तंबाकू के प्रोडक्शन में बात करें तो कौन स्टेट लीड करता है? सो गुजरात टॉप पे है तंबाकू में और उसके बाद वेस्ट बंगाल वगैरह आता है. ठीक है, और ये ऊपर नीचे होते रहता है. सो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट टॉप पे है. ठीक है, और अगर हम लोग पल्सेस की बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे तंबाकू की, अगर पल्सेस की बात करें सो इंडिया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है टॉप पे. ठीक है, सो इंडिया इज द हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. सो सबसे ज़्यादा पल्स कंज्यूम कौन करता है, प्रोड्यूस कौन करता है? तो इंडिया ही करता है. ठीक है, और पल्सेस को ध्यान रखें लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं. और क्यों कहते हैं? सो लेग्यूमिनस क्रॉप में क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को सॉइल के साथ फिक्स कर देता है. सो लेग्यूमिनस क्रॉप में बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन को सॉइल के साथ फिक्स कर देता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह बढ़ जाती है. सो आप देखोगे जहाँ पे आप पल्स वगैरह की खेती होती है, दाल वगैरह की खेती होती है, वहाँ का ज़मीन काफ़ी फर्टाइल देखने को आपको मिलेगा. और अगर हम लोग कुछ राइस की बात करें जिसको अभी रिसेंटली GI टैग वगैरह मिला है, सो एक काला नमक राइस है. ध्यान रखें, काला नमक राइस कहाँ का है? यूपी का है. ठीक है, और एक जोहा राइस है. जोहा राइस कहाँ का है? असम का है. ठीक है, और दूसरा राइस है बोकोसोल राइस है, वो भी असम का है. ये सबको अभी GI टैग रिसेंटली मिला हुआ था. सो इन सारे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से आ सकते हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च इन विच ईयर? सो ये 2015 नहीं है, सॉरी 2014 है. 2014 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना. अब क्या हुआ, सबसे पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, सो 15 अगस्त 2014 को उन्होंने अनाउंस किया था कि हम प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च करेंगे. लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ, मतलब ये केम इनटू इफेक्ट कब हुआ? सो 28 अगस्त 2014 से ये स्टार्ट हो गया. सो दोनों डेट याद रखें कि अनाउंस कब किया गया और लॉन्च कब हुआ. तो 28 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था. ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योजना है. ठीक है, आज तक की जितनी भी योजनाएं लॉन्च की गई है बीजेपी द्वारा, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना मेरे अकॉर्डिंग टॉप पे है. ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना को रिसेंटली 7 साल पूरे हुए हैं. ठीक है, और अब अभी इसका 7 साल पूरा हुआ है. 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था. और जब ये लॉन्च किया गया था तो सिर्फ 4 साल के लिए ही लॉन्च किया गया था, जो कि 2018 में इसका ड्यूरेशन खत्म हो गया था. लेकिन 2018 के बाद इसको इनफाइनाइट पीरियड के लिए लागू कर दिया गया. देखा गया कि इसमें इतना अच्छा ये योजना है, इसलिए इसको इनफाइनाइट पीरियड के लिए लागू कर दिया गया. ठीक है, और ध्यान रखें कि क्या होता है कि इसका स्लोगन क्या है. प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता. मेरा खाता भाग्य विधाता इसका स्लोगन है. ठीक है,
और इसमें जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का है। सो ये भी ध्यान रखें कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने का प्रधानमंत्री मुद्रा जनधन योजना में, सो 2 लाख का है। और जब ये पहली बार लॉन्च किया गया था तो इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख का ही था, ठीक है, लेकिन 2018 के बाद इसमें 2 लाख हो गया। सो अब 2 लाख फिगर याद रखें, ठीक है। और इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है 10,000 की, और खासकर जो वुमेन होती है उन्हीं को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जनधन योजना में। 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 6 महीने तक अगर आपका अकाउंट अगर अच्छे से रन किया तो उसके बाद हो सकता है कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाए 10,000 की। और लाइफ कवर भी दिया जाता है 30,000 का। ये रहता है कि अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अगर अकाउंट होल्डर हो, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 30,000 रुपीज़ भी मिलते हैं, ठीक है। और पहले जब ये लॉन्च किया गया था तो इसमें क्या था, एज क्राइटेरिया क्या था। सो पहले 18 से 60 साल तक के लोग इसमें इनरोल कर सकते थे, लेकिन अब इसकी एज 18 से 65 कर दी गई है, ठीक है। अब 18 से 65 कर दी गई है इसकी एज, ठीक है। और ये रिसेंटली 7 साल पूरा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली जनधन योजना में टोटल अमाउंट कितना क्रॉस हो गया, तो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट होल्डर के द्वारा। और टोटल अकाउंट कितने हैं इसमें, तो 44.23 करोड़ है टोटल अकाउंट होल्डर जनधन योजना के, और इसमें टोटल अमाउंट 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये सारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हम लोग देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिए इंडिया और फ्रांस द्वारा ये लॉन्च किया गया था। COP21 हुआ था पेरिस के फ्रांस में, तो वहीं पे ये दोनों कंट्री मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पे है, तो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखें, इसका ऑब्जेक्टिव है कि 1000 गीगावाट, ठीक है, 1000 गीगावाट सोलर और 1000 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर हमको सोलर में ही इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो 1000 गीगावाट का हम लोग को सोलर एनर्जी सृजन करना है, और 1000 यूएस डॉलर जो है वो 1000 यूएस बिलियन डॉलर हमको सोलर में इंजेक्ट करना है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि गुरुग्राम में है। और इसका मेंबर बनने वाला 102nd अभी लेटेस्ट कंट्री है एंटीगुआ एंड बारबुडा। इसका 102nd मेंबर बना था। और 101st मेंबर कौन था, तो यूएसए 101st मेंबर था। 101वां मेंबर था यूएसए, और 102nd मेंबर है कौन, तो वो है एंटीगुआ एंड बारबुडा। और COP21 में ही ये डिक्लेयर किया गया था कि हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे। अब COP26 रिसेंटली कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ ग्लासगो, जो कि यूके का शहर है। और COP27 कहाँ पे होगा, सो COP27 होगा इजिप्ट का एक शहर है शर्म एल शेख, ठीक है। तो शहर का नाम भी याद रखें, शर्म एल शेख में होगा COP27। और COP28 कहाँ पे होगा, तो वो यूएई में होगा, ठीक है। सो इतना क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आ सकते हैं। स्माइल स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सो स्माइल का एक फुल फॉर्म भी है, स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सो फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। सो ये स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और ये किन के लिए है, तो ये बेगर्स वगैरह के लिए, जो भीख वगैरह मांगते रहते हैं ना रोड पे, उनके लिए है। और कहा गया इसका टारगेट है कि 20,000 हमको 20,000 बेगर्स को रिहेबिलिटेट करना है 2025-26 तक, ठीक है। मतलब 20,000 जो भी बेगर्स वगैरह है उनको आवासीय उनका आवास ठीक करना है 2025-26 तक। तो ये स्कीम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड कौन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो वीरेंद्र कुमार है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन FATF ब्लैकलिस्ट। सो ब्लैकलिस्ट देखो, FATF क्या होता है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए कोई कंट्री वगैरह है जो कि फिनेंशियली अगर किसी आतंकवाद को या फिर किसी टेरर फंडिंग को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें FATF वर्क करता है। और FATF का गठन इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, सो FATF का गठन 1989 में G7 कंट्री जो है उनके द्वारा गठन किया गया था, ठीक है। और जो भी कंसर्न वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से जो भी कंसर्न है उसको ये देखता है FATF। और FATF के अभी अगर बात करें तो 39 कंट्रीज इसके मेंबर है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि FATF का इंडिया भी मेंबर है, इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ FATF, ठीक है। और FATF
एक साल में 3 बार मिलता है और अपनी बातें वगैरह करता है। तो एक साल में कितने बार मिलता है FATF? 3 बार मिलता है। और टोटल अभी 2 कंट्री है FATF के ब्लैक लिस्ट में। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 2 लिस्ट निकालता है, एक ग्रे लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है। सो ग्रे लिस्ट में वो कंट्री आता है जो कि एक्टिवली, अब मान लो कोई FATF किसी को कोई टारगेट दिया, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो कंट्री बराबर एक्टिवली वर्क कर रहा है FATF के साथ, सो उसको वो जो FATF है उसे ग्रे लिस्ट में डालेगा। और अगर जो कंट्री काफ़ी हाई रिस्क पे है उसको ब्लैक लिस्ट में डालेगा। सो ब्लैक लिस्ट में अभी 2 कंट्री है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। सो ईरान एक कंट्री है और एक है नॉर्थ कोरिया, जो कि दोनों ब्लैक लिस्ट में है। और ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में अभी रिसेंटली UAE को डाल दिया गया है ग्रे लिस्ट में, और पाकिस्तान तो 2018 से ही है ग्रे लिस्ट में, ठीक है। और अभी ग्रे लिस्ट की बात करें तो टोटल 23 कंट्री है ग्रे लिस्ट में। गैब्रियल बोरिक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो गैब्रियल बोरिक को जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट है चिले के, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और चिले का कैपिटल क्या है? तो चिले का कैपिटल है सैंटियागो। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है चिलियन पेसो। सो कैपिटल है सैंटियागो और करेंसी है पेसो। चाचा चौधरी कार्टून क्रिएटेड बाय हुम? सो चाचा चौधरी एक कार्टून क्रिएटर है, वो क्रिएट किया गया था प्राण कुमार शर्मा द्वारा। और प्राण कुमार शर्मा ने 1971 में एक मैगजीन थी, हिंदी की मैगजीन लॉटपोट, उसके लिए सबसे पहले इस कार्टून को क्रिएट किया गया था। और ये कहा जाता है कि प्राण कुमार शर्मा जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे इंस्पायर्ड होकर ये कार्टून उन्होंने बनाया था, ठीक है। और आप ध्यान रखें तो अभी नमामि गंगे का जो मैस्कॉट है उसे भी नमामि गंगे जो मैस्कॉट है उसे भी चाचा चौधरी ही बनाया गया। तो नमामि गंगे का मैस्कॉट कौन है? चाचा चौधरी, जिसका स्लोगन है गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें विष्णु शर्मा के बारे में, सो एक पंचतंत्र बुक है, ठीक है, पंचतंत्र बुक, वो लिखा गया है विष्णु शर्मा के बारे में, ठीक है। और अभी जो 17th एनिवर्सरी मनाया गया था SPMCIL का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो जो सेलिब्रेट किया गया था, वो जो कॉइन है उस पर पंचतंत्र ही है, ठीक है। तो 17th एनिवर्सरी मनाया गया है SPMICL के द्वारा। और ध्यान रखें कि आरबीआई ने हाईएस्ट डिनोमिनेशन कब प्रिंट किया था? सो 1938 और 1954 में आरबीआई ने 10,000 मैक्सिमम 10,000 का एक डिनोमिनेशन प्रिंट किया था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार में लोकेट करता है। और पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम था रोज आइलैंड। तो रोज आइलैंड को प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड 2018 में, ठीक है। और ध्यान रखें कि अंडमान और निकोबार को इमरलैंड आइलैंड भी कहा जाता है, इमरलैंड आइलैंड। तो ऑप्शन में आपको इमरलैंड आइलैंड भी देखने को हो सकता है, मिल सकता है। और हाईएस्ट पीक कौन सा है अंडमान एंड निकोबार का? तो सेडल पीक को हम लोग हाईएस्ट पीक कहते हैं अंडमान और निकोबार में। और रिसेंटली आज़ाद हिंद फौज ब्रिज वॉज ऑल्सो इनोग्रेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। तो आज़ाद हिंद फौज ब्रिज भी का भी अनावरण रिसेंटली किया गया अंडमान एंड निकोबार में। और माउंट हैरियट जो है अंडमान और निकोबार में, उसको माउंट मणिपुर नाम दे दिया गया है। और ध्यान रखें कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 1950 में आया ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारे भारत का जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के पहले भी था। सो मणिपुर ऐसा स्टेट है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के पहले भी था, ठीक है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट? सो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। और तारापुर की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। काइगा की बात करें, काइगा है कर्नाटका में, काकरापार है गुजरात में, और कल्पक्कम और कुंडल दोनों है तमिलनाडु में। और रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा राजस्थान में। मीठी विधि करके होता है, मीठी विधि वो है गुजरात में। सो ये टोटल जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है आप एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो इस सेट में इतना ही, आने वाले सेट में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।